एक चर्चा ये भी आई कि जब नेक्स्ट गवर्नमेंट बनी कांग्रेस की, उस समय आपके और कल्ला जी से थोड़ी दूरियां हो गई, ऐसा लोगों का कहना है, विरोधियों का कहना है, और जिसकी वजह से अब आपकी बजाय माइनॉरिटी में किसी और व्यक्ति को कल्ला जी प्रमोट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एक अच्छी योजना दी है तो इनको यहाँ तक इसका फ़ायदा पहुँचना चाहिए। इस बात को लेकर के वहाँ पे गाली गलौच भी हुई। अच्छा। मैं उसको नहीं जानता था और उसके बाद में वहाँ अधिकारी बाहर आए। अधिकारी बहुत अच्छा, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, बच्चा ही था। वो मेरे को ले गए, बिठाया कुर्सी पे, मैं बैठा नहीं, फिर मेरे को बैठा करके पानी पिलाया। इन बिटवीन उपसभापति थे हारून राठौड़, सभापति अखिलेश जी थे। तो हारून जी ने एक छुरछुरी छोड़ी, ये लोगों का कहना है, लोगों में चर्चा है जी, कि मेरे पास कुछ मेंबर हैं जो कर्णपाल सिंह जी को वोट नहीं देंगे, तो आप मुझे सभापति बना दो। मकसूद जी घर सो रहे थे और उनको रात को दरवाज़ा नोक हुआ कि चलो भाई आपको सभापति बनना है। तो मेरे को जनार्दन जी ने कहा, भाई देवी सिंह जी से तेरे कैसे संबंध है? पार्षद का चुनाव भी मैं लड़ना नहीं चाहता था, जनार्दन जी आज भी गवाह है। मैं मना कर रहा था कि मेरे के साथ ये पार्षद का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे से सहन नहीं होता है। और बीकानेर का नहीं बल्कि राजस्थान में अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग में आज तक, आज की तारीख तक, टिल आज तक महापौर और यूआईटी का चेयरमैन कोई नहीं रहा है। और मेरा ही रहा है अभी एक अपने इतिहास है। अब जब आपने इतिहास की बात की है। अच्छा मकसूद जी, एक आप अभी बीकानेर पूर्व से कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। आपके कुछ बयान मैंने पढ़े हैं, उसमें ये है कि बीकानेर पूर्व से कंटिन्यू चुनाव कांग्रेस का हारने का कारण है कि आपने ज़मीनी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी। क्या आप उस बयान पर अभी भी कायम हैं? आज से 18 साल पहले मेरे बच्चे ने, मेरे बेटे की बहू ने हमें अलग कर दिया था। जिस जगह का तूने पट्टा दिया है वहाँ पे आज भी झोंपड़ी बनी हुई है, उस झोंपड़ी में हम रह रहे थे। और दूसरे दिन ही मेरे बच्चे जैसे ही पट्टा मिला मेरे पास आ गया कि आप घर चलो। आज हमारे साथ चर्चा में उपस्थित रहे मकसूद अहमद। मकसूद जी बीकानेर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, पार्षद बने, नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष रहे, मात्र 35 साल की उम्र में सभापति बने, बीकानेर के पहले महापौर रहे, यूआईटी के चेयरमैन रहे। आज की इस खास चर्चा में उन्होंने बताया कि मैंने किस प्रकार से दीन दुखियों की मदद की, कैसे मैंने महापौर रहते हुए, यूआईटी के चेयरमैन रहते हुए बीकानेर के विकास के लिए काम किया। इसके साथ साथ खूब सारी अन्य चर्चाएं भी हुई, तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं बृजमोहन रामावत, आप देख रहे हैं टॉक विद बीएमआर। मकसूद जी, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सर। आपके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। कम उम्र में सभापति बने, आप बीकानेर के पहले महापौर बने, अल्पसंख्यक के राजस्थान के पहले महापौर बने। बहुत सारे रिकॉर्ड आपके नाम दर्ज हैं। मैं आपकी इस जर्नी से आज का इंटरव्यू शुरू करूंगा। ये सब उन लोगों की दुआएं हैं जिन लोगों की मैंने मदद की थी। बचपन से ही मेरा एक शौक़ था कि मुझे किसी का दुख सहन नहीं होता था, ख़ास तौर से वो गरीब, मज़दूर, मज़लूम, या कोई घर पे आया हुआ फ़कीर हो, भिखारी हो, या कोई अगर कोई जानवर भी, पक्षी भी तड़पता था तो मुझे वो सहन नहीं होता था। तो मैं कोशिश करता था कि भी उनकी कैसे मैं मदद करूं। उस वक्त मेरे पास एक अखबार आता था, दैनिक युग पक्ष जी। उसमें मैंने एक योजना पढ़ी कि गरीब, यतीम और बेसहारा बुज़ुर्ग, विधवा, विकलांग के लिए गवर्नमेंट ने एक पेंशन की योजना शुरू की है। जी। मैंने किसी तरह से पता लगाया, मैं समाज कल्याण विभाग के ऑफिस गया और वहाँ जाकर मेरी हिम्मत नहीं हुई, बच्चा था, फर्स्ट ईयर में था, तो कि मैं अधिकारी से मिलूँ। मैंने वहाँ बैठे हुए एक एलडीसी से संपर्क किया। मैंने कहा, भैया ये क्या योजना है और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। उसने मुझे झिड़क करके कह दिया कि जाइए जाइए, ये आपके बस की बात नहीं है, आप अपना काम कीजिए।
इतना कहना था, मुझे थोड़ा सा गुस्सा सा आ गया। मैंने कहा आपने मुझे ये कैसे कह दिया, इसमें मेरा क्या लालच है? मैं लोगों की भलाई के लिए, खिदमत के लिए, हेल्प के लिए आया हूँ और गवर्नमेंट का काम है, आपका काम है ये काम, और मैं चला करके आया हूँ और मैं इस तरह की योजनाओं से प्रभावित हुआ हूँ कि गवर्नमेंट एक अच्छी योजना दी है तो इनको यहाँ तक इसका फ़ायदा पहुँचना चाहिए। इस बात को लेकर के वहाँ पे गाली गलौच भी हुई। अच्छा। मैं उसको नहीं जानता था। और उसके बाद में वो अधिकारी बाहर आए। अधिकारी बहुत अच्छा, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, बच्चा ही था। वो मेरे को ले गए, बिठाया कुर्सी पे, मैं बैठा नहीं। फिर मेरे को बैठा करके पानी पिलाया। पानी पिला कर मेरे को इस योजना के बारे में जानकारी दी। फिर मैंने कहा साहब मैं समझ गया इस बात को, अब आम आदमी यहाँ नहीं आ पाएगा आपके पास, क्यों नहीं आप मेरी वार्ड में, महल्ले में, जहाँ जहाँ मैं चाहूँ वहाँ आप कैंप लगा दें। तो वाकायदा मैं सक्षम था। घर वाले मुझे 2 रुपये खर्च करने के लिए भी देते थे। तो मैं, जिसके पास फ़ोटो खिंचवाने के पैसे नहीं होते थे, गरीब थे, ज़्यादातर लोग खिंचवा के लिए आते थे, फ़ोटो स्टेट करवा के लिए आते थे। अच्छा, जो फार्म में फ़ोटो चिपकाना था, फ़ोटो चिपकाना या फ़ोटो स्टेट राशन कार्ड की करवाना वगैरह, कहीं डॉक्यूमेंट्स की, तो लोगों के पास पैसा नहीं होता था। तो मैं उनको खुद उस पर अपने खर्चे से उनको फ़ोटो भी खिंचवा देता था, फ़ोटो स्टेट भी करवा देता, फॉर्म हाथ से भरता था खुद ही। फिर धीरे धीरे मेरे साथ मेरी टीम जुड़ गई छोरों की। मैंने कहा यार तुम आओ, ये अच्छा काम है। तो वो फॉर्म भरते थे। इस तरह से सबसे पहले मैंने 125 फॉर्म भरे और 125 फॉर्म भर के खुद मैं बाकायदा पटवारी की रिपोर्ट करवानी पड़ती थी उस वक्त, तहसीलदार की रिपोर्ट करवानी पड़ती थी। और चक्कर भाई साहब मेरे को इतने निकला है। बाद में मैंने जब दूसरा सेट 120-30 का तैयार किया तो मुझे नॉलेज हो गया कि ये काम कैसे हो गया। पहले में मैं परेशान होकर, लेकिन 125 में सक्सेस हुआ। अच्छा, 125 की पेंशन बंदी। अरे वाह। उसके बाद में मैं फिर मेरे यहाँ लाइन लग गई। फिर लोगों का आना जाना शुरू हो गया। मैंने कभी जात नहीं देखी, कभी पात नहीं देखी, कभी हिंदू या मुस्लिम या कुछ नहीं देखा। मेरा एक इंसानियत के नाते हर आदमी की मदद की। मेरे से जो हो सका, घर से मैंने पैसे लगाता था, मेरे को शौक़ था। मेरे घर वाले मुझे देते भी थे, नाज है मेरे घर वालों पे, फादर पे मुझे, कि बेटा नहीं अच्छा काम कर रहा है, तेरे को कोई और ज़रूरत हो तो ज़रूरतमंद से पैसे मत लेना, और उनकी फ़ोटो स्टेट करानी है या फ़ोटो खिंचवानी है खर्च कर देना। वहाँ से मैंने शुरुआत की। अच्छा, उस समय उस बाबू को, अधिकारियों को पता चल गया कि ये सोशल वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। उसके बाद में उन्होंने मेरे को एक दिन, जब मेरी 125 आदमी के लोगों की पेंशन मैंने शुरू की जी, तो बाकायदा मेरे को, वो अधिकारी चेंज हो गए। वो उस बाबू ने, जिसने मेरे को धमका करके निकाल दिया था कि जाइए तेरे से काम नहीं होगा, क्यों बीच में आए हो, ये तेरे बस की बात नहीं है, उसी बाबू ने, एलडीसी ने, इस अधिकारी को कहा कि साहब बच्चा वर्कर है, मैंने इसके साथ ऐसे किया था, लेकिन आज इसने 125 लोगों की पेंशन शुरू करवा दी। तो वो दुआएं, उस दुआओं के बाद फिर मैं धीरे धीरे कॉलेज में पहुंचा। जी, कॉलेज में पहुंचा तो मैं एक्चुअल में क्या है कि कॉमर्स का स्टूडेंट था। वहाँ पे उर्दू विषय खोला गया डूंगर कॉलेज में। तो मेरे को कॉमर्स छुड़वा करके 10 बच्चे नहीं हो रहे थे उर्दू के। मैंने अलीफ बेस से, जो ABCD होते हैं, इसलिए अलीफ बेस से पढ़ा मैंने। फर्स्ट ईयर में मैंने BA किया। BA के बाद MA उर्दू में किया। MA उर्दू के बाद करने के बाद में मैंने मीडियम उर्दू से B.Ed किया। और B.Ed करने के बाद में मैं PhD कर रहा था जगन्नाथ आज़ाद हयात और उनके कारनामे, जो कश्मीरी पंडित थे, अच्छे शायर थे, उस पर कर रहा था। मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था यूनिवर्सिटी में। लेकिन 2004 में मैंने पार्षद का चुनाव लड़ लिया। पार्षद का चुनाव भी मैं लड़ना नहीं चाहता था। जनार्दन जी आज भी गवाह है। मैं मना कर रहा था कि मेरे के साथ ये पार्षद का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे से सहन नहीं होता है, समझना। ये अधिकारी, ये कर्मचारी क्या नहीं मानेंगे, मैं कहीं भिड़ंत हो जाएगी, मेरे से गलत सहन नहीं होगा। लेकिन खैर, उन्होंने मेरे चाचा जी से, बड़े भाई PRO CM मोहम्मद सलीम साहब, उनको कहा कि इस बच्चे को यार चुनाव लड़ाना ज़रूरी है। चलो, मैं चुनाव लड़ लिया। चुनाव लड़ते ही 733 वोटों से मैं जीता। जीतने के बाद पहला चुनाव था मेरा, और 733 से जीता। जीतने के बाद में कर्णपाल सिंह यादव और अखिलेश के बीच में टकराव, जो टक्कर हुई उसमें अखिलेश प्रताप सिंह सभापति बना, कर्णपाल जी हार गए। हारने के बाद में नेता प्रतिपक्ष होता है। कर्णपाल जी को मैं धन्यवाद दूंगा, जनार्दन जी को मैं धन्यवाद दूंगा। क्या पता उन्होंने क्या सोचा मेरे लिए, मुझे उम्मीद नहीं थी। छोटी उम्र में, उस वक्त 33 साल उम्र थी मेरी,
33 साल में नगर परिषद का मुझे नेता प्रतिपक्ष बना दिया। जी। और नेता प्रतिपक्ष में जब मैं बना तो मैं बहुत अच्छी बहस कर लेता था, पढ़ कर के जाता था, झूठ बात में सहन नहीं करता था और वाकायदा सदन के अंदर जो मेरे को हक बात रखनी थी वो रखता था। और नेता प्रतिपक्ष के रूप में अखिलेश प्रताप सिंह और उनके ग्रुप में कुछ गुटबाजी हुई पार्टी में। गुटबाजी होने के बाद में मुझे मौका मिला, नेता प्रतिपक्ष था, बीजेपी की सरकार राजस्थान के अंदर थी। जी। कल्ला जी उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के। मैंने वोट गिराने में पूरा रोल अदा किया। बीजेपी की सरकार में मैंने वोट गिराकर फिर मैं सभापति का चुनाव लड़ा। चुनाव में 10 वोटों से जीता। 2006 में 35 साल की उम्र में मैं सभापति बना। सभापति बनने के बाद वसुंधरा जी 2008 में बीकानेर आई और मेरे काम को देखकर वो 15 अगस्त को बीकानेर नगर निगम का दर्जा देगी। यहीं जी। 15 अगस्त को एक घोषणा हो गई कि बीकानेर को नगर निगम का दर्जा दिया जाता है। 22 अगस्त 2008 को मैंने शपथ ग्रहण की। बीकानेर का प्रथम महापौर बनने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ। जी। लास्ट सभापति रहा, प्रथम महापौर रहा बीकानेर का। और बीकानेर का नहीं बल्कि राजस्थान में अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग में आज तक, आज की तारीख तक, टिल आज तक महापौर और यूआईटी का चेयरमैन कोई नहीं रहा है। और मेरा ही रहा है। अभी एक अपने इतिहास है। जब आपने इतिहास की बात की है तो मैंने आपको इतिहास भी बताया है। उसके बाद में 2011 में माननीय अशोक जी गहलोत की सरकार बनी और माननीय अशोक जी गहलोत ने मुझे यूआईटी का चेयरमैन बनाकर आशीर्वाद दिया। और उस वक्त मैंने मेरे से जितना हो सका, शायद यूआईटी का एक इतिहास रहा होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, आज भी आप पूछ सकते हैं, 85 करोड़ का कर्जा मेरे ऊपर था। और पृथ्वीराज जी जो कलेक्टर थे, जो मेरे को शपथ दिलवा रहे थे, शपथ दिलाने देते वक्त उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मकसूद जी यूआईटी के चेयरमैन तो बन गए हैं लेकिन इनके लिए कांटों भरा ताज है। उम्र मेरी 39 साल थी क्योंकि 85 करोड़ का कर्ज था यूआईटी। 85 करोड़ का कर्ज, वो कह रहे थे 85 करोड़ का कर्ज है और जनता कार्य चाहती है। 2011 में मैंने वापस भाषण में कहा कि उम्र छोटी है, कोई बात नहीं, 85 करोड़ का कर्जा ही तो है, मेरे को घर से नहीं भरना है। यूआईटी लोगों को अभी यही पता नहीं है, यूआईटी नगर निगम को गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देती है। सोर्स ऑफ इनकम खुद को ही खड़े करने पड़ते हैं, खुद को डेवलप करने, खुद ही खर्च करो। जी। आपकी सब बीकानेर की जनता का आशीर्वाद रहा। 33,690 पट्टे बनाए आपके कार्यकाल, मेरे कार्यकाल में, जो आज तक का रिकॉर्ड, आज तक का रिकॉर्ड है। मैंने सही कहा कि आपके नाम खूब सारे रिकॉर्ड दर्ज है। बिल्कुल आप सही बात फरमा रहे हैं। और 85 करोड़ का कर्जा चुकाया, 485 करोड़ के विकास कार्य कराए, 45 करोड़ रुपए मैं नगद छोड़ के आया। अच्छा। हाँ। आपका कार्यकाल कितना रहा? मेरा 2 साल, पूरा 2 साल। अच्छा, 2 साल में आपने 485 करोड़ का तो विकास कार्य करवाए, 85 करोड़ कर्जा चुकाया और 45 करोड़ रुपए लास्ट में नगद छोड़ गया। इसके अलावा आपको बताऊं, कोई भी यूआईटी या नगर निगम गवर्नमेंट को नहीं देता है। जी। मैं 14 करोड़ रुपये माननीय अशोक जी गहलोत को सेक्रेटरी साहब के साथ जा करके 14 करोड़ की गवर्नमेंट में राशि और मैंने जमा करवाई कि साहब हमने कमाया है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है और मेरे पास दर्ज है। माननीय अशोक जी गहलोत को फोटो भी है मेरे को चेक देते हुए, मैं चेक दे के आया हूँ 14 करोड़ रुपये का उनको। माननीय अशोक जी गहलोत बहुत खुश हुए कि यार लोग तो मांगते हैं लेकिन आप मुझे 14 करोड़ रुपये सरकारी कोष में जमा करवा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। उन्होंने जो मैंने शॉल और साफ़ा उनको उड़ाया था, वापस वो शॉल और साफ़ा मुझे उन्होंने उड़ाकर मेरा सम्मान किया। क्या बात है। उस वक्त एक चीज़ और बताता हूँ आपको जी। कि मैंने चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मैंने आउट ऑफ वे जा कर के यूआईटी में खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन राशि, पत्रकारों को प्लॉट, जो 15-15 साल 18-18 साल से जिस कॉलोनी में मैं आप इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसमें लोगों को जो प्लॉट 1500 रुपये में, 2500 रुपये में, 5000 में मिले हुए थे और वो दर दर की ठोकरें खा करके परेशान हो चुके थे, जिनको पोजीशन नहीं मिला, पोजीशन नहीं मिले थे और बाकायदा पट्टे दिए हुए, पोजीशन नहीं। 371 लोगों को मैंने यहीं पर कैंप लगा करके बीडी कल्ला, जनार्दन जी कल्ला के नेतृत्व में 371 लोगों को पट्टे मैंने वापस यहाँ दिए और
मुझे एक वो वक्त याद आता है कि जब मैंने पट्टे बांट करके मैं गया, थक गया था दिन भर, सुबह मैं घूम के आता हूँ तो एक बूढ़ा फ़कीर टाइप से और एक माजी, मैं बुज़ुर्ग कहूँगा, जी ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि मेरे घर पे घंटी बजाते हैं। तो मैंने ऊपर से देखा, मैंने मेरी मिसेज को कहा 150 रुपये बेचारों को दे दे। मैंने ये सोचा होगा कोई फ़कीर है, हालत ऐसी थी उनकी, और हाथ में उनके रसगुल्लों का एक वो जो अपने मेनिया की थैली में लिफाफा होता ना, वो था। वो कह रहे भाई मैं मांगने वाले नहीं हैं, हमारा बेटा कहाँ है, हम तो उसको आशीर्वाद देना है। मेरी मिसेज ने मुझे कहा वो तो मांगने वाले नहीं है, आपने गलत कह दिया। 150, मैंने 50 रुपये लेके गई थी, उन्होंने तो मना कर दिया। मैंने कहा क्यों? कि वो मांगने वाले नहीं है, वो तो कोई मिठाई लेके आए हैं। मैंने कहा इतने बूढ़े आदमी। फिर मैं नीचे आया, बुजुर्ग देख, मैंने कमरे में उनको बैठाया। मैंने कहा बाबा काहे की मिठाई यही है? कि बेटा आज से 18 साल पहले मेरे बच्चे ने, मेरे बेटे की बहू ने हमें अलग कर दिया था। जिस जगह का तूने पट्टा दिया है वहाँ पे आज भी झोंपड़ी बनी हुई है, उस झोंपड़ी में हम रह रहे थे। और दूसरे दिन ही मेरे बच्चे, जैसे ही पट्टा मिला मेरे पास आ गया कि आप घर चलो। क्योंकि वो प्लॉट लाखों रुपए का हो गया। वो प्लॉट 35 से 45 लाख रुपए की उसकी रेट होगी। मेरे भी आंसू आए उनकी खुशी में। और उनका आप देख लीजिए कि क्या ऐसे लोग, कितने लोग होंगे जिनका उस वक्त मैंने भला किया। उसके बाद में कोई बीकानेर की जनता ने मुझे आशीर्वाद देते रहे, काम भी होता रहा, 36 कौमों का काम किया। फिर मुझे सरकार चली गई, इस्तीफ़ा देना पड़ा। इस्तीफ़ा दे करके उसके बाद में सरकार बीजेपी की आ गई। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर हो गया, 5 साल पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर रहा। अभी फिर सरकार हमारी आई, मैंने निवेदन किया था कि राज्य स्तर पे मुझे कहीं एडजस्ट किया जाए और ऐसी जगह किया जाए जहाँ मैं लोगों की सेवा कर सकूं, मदद कर सकूं। लेकिन कोई बात नहीं, फिर पीसीसी का मेंबर मुझे बना दिया गया। आज मैं पीसीसी का मेंबर भी हूं, शहर कांग्रेस का उपाध्यक्ष भी हूं और 20 सूत्री कार्यकारिणी समिति का सदस्य भी हूं। आज भी मुझे कांग्रेस ने कम नहीं दिया, बहुत कुछ दिया है जी। और आज उनकी दुआएं रही तो मैंने कांग्रेस में आवेदन किया है पूर्व क्षेत्र से कि एमएलए के लिए। अगर वो टिकट मिल जाता है तो मैं नहीं जीतूंगा, ये उनकी दुआएं जीतेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो आपका ये मानना है कि मुझे ऐसे सैकड़ों लोगों की दुआएं हैं जो मिली है और उसकी बदौलत मैं आज यहाँ हूँ। जी सर। एक सियासत में चर्चा है, सियासत के गलियारों में एक चर्चा है कि जब आप सभापति बने तो आप उस समय नेता प्रतिपक्ष थे। बाबूलाल जी गहलोत ने उस बोर्ड को गिराने में अहम भूमिका निभाई और वो सभापति बनने वाले थे। उनका जनार्दन जी भी चाहते थे कि ये बन जाए, ऐसा लोगों का कहना है, लोगों में चर्चा है। फिर कर्णपाल सिंह जी और ये सारी चीज़ें हुई, कहने नहीं बोर्ड तो कांग्रेस का ही बनाना है। इन बिटवीन उपसभापति थे हारून राठौड़, सभापति अखिलेश जी थे। तो हारून जी ने एक छुरछुरी छोड़ी, ये लोगों का कहना है, लोगों में चर्चा है जी 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 कि मेरे पास कुछ मेंबर हैं जो कर्णपाल सिंह जी को वोट नहीं देंगे, तो आप मुझे सभापति बना दो। तो पता नहीं जनार्दन जी के क्या ठसक थी या जो भी, मकसूद जी घर सो रहे थे और उनको रात को दरवाज़ा नोक हुआ कि चलो भाई आपको सभापति बनना है। इस बात में कितनी सत्यता है? ये आपकी बात तो 100% सत्य है कि रमज़ान का महीना था जी। मैं वहाँ 12:30 बजे राज मंदिर में हम सभी पार्षद इकट्ठे हुए थे और ये तय था कि कर्णपाल सिंह जी ही सुबह चुनाव लड़ेंगे, समझे। और मेरा काम यही था कि सब पे मॉनिटरिंग करना, लेकिन रोज़े थे, मैं रोज़े रखता था। तो मैं पूछ के आ गया था भी मैं घर जाता हूँ 4 बजे रोज़े रख के वापस मैं आ जाऊँगा। 12 सवा 12 बजे मैं स्कूटर लेके घर आ गया जी। 1:15 बजे हारून जी मेमन सुशील थिरानी मेरे घर आते हैं कि मकसूद जी यार आपको वापस अभी अभी बुलाया है। मैंने कहा मैं तो अभी आया हूँ, रोज़े रख के आ जाऊँगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, समझा। कि नहीं यार तो आपको चलना पड़ेगा, ज़रूरी है कोई बात। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ सब लोग राज मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए थे, कुर्सियों पे। गर्मी थी हल्की सी, लेकिन क्या है कि एकदम मायूस से यूँ बैठे हुए थे। मैंने यार मैं भी चुपचाप जाके बैठ गया।
मैंने कहा इतने सीनियर बैठे हैं, क्या हो गया, क्या कोई बात हो गई? क्या बात हो गई? तो मैं तो शुरू करता ही नहीं बात, मैं क्यों करता। मैं भी जाके वहाँ खड़ा हो गया, वो बैठे हुए थे, दफ्तरी जी और कर्णपाल जी, जनार्दन जी, ये सब लोग बैठे हुए थे। तो दफ्तरी जी ने कहा भाई यूँ बैठे होने से क्या होगा, ये बजने हैं 3 और उस पर अपन को नॉमिनेशन करना है, कोई तय तो करोगे। कभी कर्णपाल जी ने कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो अब क्या करें। तो जनार्दन जी के यार क्या करें, यूँ अपने माथे पे ली, तो क्या फिर क्या करें। कर्णपाल जी ने मकसूद को चुनाव लड़ा दो कि यार फिर भी अपने पास कुछ कम पड़ेंगे। तो मेरे को जनार्दन जी ने कहा भाई देवी सिंह जी से तेरे कैसे संबंध है। मैं साहब मैं तो ठीक है कि यार उनसे मिलना पड़ेगा। मैं साहब पहले के तो मैं बात कर लेता, मैं तो अपने चुनाव मैं तो लड़ने को था ही नहीं, कर्णपाल जी लड़ रहे थे और ना मैंने कभी ट्राई की। फिर मैंने किसी तरह से देवी सिंह जी से संपर्क किया। अच्छा, उस समय सामाजिक न्याय मंच के कुछ सामाजिक मेंबर न्याय थे? मंच में थे। कितने मेंबर थे? 5। अच्छा। 5 निर्दलीय थे और 5 सामाजिक न्याय मंच के थे। जो निर्दलीय थे वो हारून जी के पास थे वो या क्या थे, ऐसा कुछ? ऐसा 2 हारून जी के पास थे हाँ। और 3 जनार्दन जी ने पहले से ही अपने लगे हुए थे। समझे, यूँ करके फिर मैं देवी सिंह जी के पास कैसे ही शोर से पहुँचा, किसी तरह से मैंने बात की अभी तेरे चुनाव किसको लड़ा रहे हैं। मैं के साहब मैं लड़ रहा हूँ। कि तू लड़ रहा है क्या, अगर आपको लड़ाते हैं तो सशर्त समर्थन 5 आदमी मेरे आपको वोट देंगे। यदि मकसूद अहमद चुनाव मेरे को यही कहा अगर आप लड़ते हो तो शेष कोई शर्त नहीं मेरी, समझे ना, बिना शर्त हम वोट देंगे। तो मैंने कहा साहब एक बार जनार्दन जी से बात करनी पड़ेगी। आपने मोबाइल पर जनार्दन जी की देवी सिंह जी से बात करवाई और बात करवाने के बाद में 9:45 बजे मैं पर्चा भरने के लिए गया। 10 बजे वोटिंग शुरू होनी थी, 10 बजे वापस नाम लेने का था। पर्चा भरा, पर्चा भरने के बाद में नाम वापस कोई था नहीं। 10:30 बजे मेरा हो गया। 11 बजे वोटिंग शुरू हुई। वोटिंग शुरू होते ही ये भी अच्छा था कि 19 कांग्रेस के पार्षद थे और मुसलमान हम सिर्फ 5 ही थे, जिसमें 2 निर्दलीय थे, 3 हम कांग्रेस से थे, मैं, हारून जी और महमूदा मांगलिया, 3 कांग्रेस से थे और 2 निर्दलीय थे। और ये बहुत बड़ी बात है कि बीकानेर नगर निगम में पहली बार मैं सभापति बना, तो कम छोटी उम्र में बना और 5 माइनॉरिटी के होते हुए भी ये लोग कहते हैं ना बीकानेर की ये खासियत है, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। गंगा जमुना की ये तहजीब अगर देखने को मिलती है, कोई कहता है तो मैं कहता हूँ लोगों को यार 19 में से हम 3 मुसलमान थे और सभापति और उपसभापति दोनों मुसलमान थे, और क्या चाहते हो आप, समझे। फिर मेयर बन गया तो महापौर उप महापौर दोनों हम मुसलमान थे, समझे ना। ये मैं लोगों को कहता हूँ कई जगह कि अगर बीकानेर में गंगा जमुनी तहजीब देखनी है तो हमारे शहर में देखो, और राजनीति के क्षेत्र में भी देख लीजिए आप कि मैं उस वक्त हम दोनों महापौर उप महापौर दोनों रहे, सभापति उपसभापति हम दोनों रहे, और 36 कौम के लोग पार्षद थे, उन्होंने मेरा सहयोग किया और मैं आगे से आगे बढ़ता गया। उसके बाद में आप यूआईटी के चेयरमैन बने, जैसा आपने बताया खूब काम कराया। एक चर्चा ये भी आई कि जब नेक्स्ट गवर्नमेंट बनी कांग्रेस की, उस समय आपके और कल्ला जी से थोड़ी दूरियां हो गई, ऐसा लोगों का कहना है, विरोधियों का कहना है, और जिसकी वजह से अब आपकी बजाय माइनॉरिटी में किसी और व्यक्ति को कल्ला जी प्रमोट कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये राजनीतिक स्टंट है, कुछ भी नहीं है। जिस परिवार ने मुझे ब्लॉक अध्यक्ष बनाया, जिस परिवार ने मुझे सभापति बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, महापौर बनाया, यूआईटी का चेयरमैन बनाया, तो मैं उस परिवार के खिलाफ कैसे हो सकता हूँ। ये बिल्कुल मन गढ़ंत बातें हैं। और मेरे परिवार का कल्ला जी से राजनीतिक संबंध ही नहीं है बल्कि पारिवारिक संबंध भी है, और वो आज भी निभाते आ रहा हूँ। हाँ, छोटी मोटी बातें अगर कोई हो गई है वो बात एक अलग है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि वो मेरे को इग्नोर कर रहे हैं। कल्ला जी ने मेरे लिए हमारे माइनॉरिटीज़ के एमएलए को फ़ोन किया कि बेटा मैं तो लिख के दे ही रहा हूँ, माइनॉरिटीज़ के एमएलए से भी लिखो, और उन्होंने मेरे माइनॉरिटी के कई एमएलए को फ़ोन किया और मैं उनसे लिखवा करके माननीय मुख्यमंत्री तक मैंने उसको पहुँचाया है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से।
अब राजनीतिक माने आप कुछ भी लगो, वो उनकी बात है। मैं वापस आपके बचपन में आऊँगा। कैसा रहा आपका बचपन? बचपन मेरा, मैं एक्चुअल में क्या है कि राष्ट्रपति विद्यालय लालगढ़ 1 नंबर में पढ़ा हूँ, मॉन्टेसरी से 10वीं तक। अच्छा, हाँ, और बनवारी लाल जी उसके संस्थापक वो थे। इंग्लिश मीडियम स्कूल थी? इंग्लिश मीडियम थी, इंग्लिश मीडियम तो स्कूल आपकी शिक्षा अंग्रेजी थी। माध्यम में 8वीं हुई? क्लास में मेरी इंग्लिश मीडियम हुई। अच्छा, उसके बाद में हिंदी मीडियम मेरा 9, 10th। और वहाँ का मुझे अनुशासन, वहाँ से मुझे बहुत सीखने को मिला। टाई लगा के जाना, जूते पहन के जाना, बेल्ट लगाना, नाखून काटना, बाल को संवारे रखना। लेकिन वो आदत आज तक ही है। घर से निकलता हूँ तो बिना पॉलिश आज भी नहीं निकलता हूँ। उसके बाद में मैं 11वीं क्लास मैंने सादुल स्कूल से की, कॉमर्स में। तो उसके बाद में मैं नरपत सिंह जी सांखला हमारे एक गुरु हुआ करते थे, जी। उनसे मैं इंग्लिश और बुक कीपिंग पढ़ने जाता था। तो एक घटना आपको वो भी बता देता हूँ कि मैंने सच और सही बात कहाँ से सीखी। जी। उस वक्त तो बचपन था मेरा। 11वीं क्लास में मैं पढ़ने जाता था उनके पास। एक बार क्या हुआ कि बैडमिंटन का मैच शुरू हो गया। बैडमिंटन का शौक था, क्रिकेट और बैडमिंटन मेरे दोनों फेवरेट रहे हैं। अच्छा, बैडमिंटन भी खेलता था और मैं बैडमिंटन का मैच में मैंने भाग ले लिया। एक दिन संडे था, उस दिन तो कोई छुट्टी थी। मंगलवार बुधवार को सेमीफाइनल और फाइनल था, छुट्टी नहीं थी। मैं ट्यूशन पे जाता था, दोपहर में जाता था 3 से लेके 5 बजे तक। एक बार क्या है कि मैंने घर वालों से झूठ बोला और गुरु जी से भी, नरपत सिंह जी से भी झूठ बोला मैंने। नरपत सिंह जी ने कहा, बेटा 2 दिन से आ नहीं रहा, क्या बात है? साइकिल ख़राब हो गई थी मेरी, और इसलिए घर वालों को क्या बोला? घर वालों को मैंने कहा मैं जा रहा हूँ पढ़ने। अच्छा। जबकि जाता नहीं था। ग्राउंड में, फोर्थ स्कूल में हॉल में वो मैच होता था। अच्छा, आप वहाँ चले जाते? मैं वहाँ 2 दिन वहाँ चला गया। किस्मत से कोई मेरे बड़े भाई नरपत सिंह जी सांखला को मंडी के पास मिल गए कि यार वो मकसूद नहीं आ रहा 2 दिन से, क्या बात है? वो तो छुट्टी तो रखता ही नहीं है। मेरी आदत नहीं थी मैं छुट्टी रखता। कि नहीं आ रहा है। अब झूठ तो मेरी पकड़ी गई। दूसरे दिन नरपत सिंह जी मुझे कहते हैं, मैं गया तब, कि बेटा 2 दिन क्यों नहीं आया? बहुत प्रेम से, क्योंकि उनको गुस्सा आता ही नहीं था। मैं क्या, सब साइकिल ख़राब हो गई थी। कि नहीं बेटा सही बता, तो छुट्टी तो मारता नहीं है। उनको पता तो लग ही गया कि झूठ बोल रहा है। घर से तो आ रहा है? चोर के मन में चांद ना, मेरे को शक हुआ। मैंने कहा इनको कोई ना कोई पता लग गया है। मैं कहा साहब सही बता दूँ क्या? मेरे घर मत कहना आप। मैं बैडमिंटन का मैच खेलने चला जाता था। अच्छा, घर वालों को झूठ, मुझे ही झूठ। चलो कोई बात नहीं, आइंदा ऐसे मत करना कभी भी, घर वालों को नहीं बताऊँगा। अब बता मुझे काहे का मैच खेलने जाता था? मैं बैडमिंटन का था। कि जीता है तो हारा? मैं फाइनल में पहुंचा, हार गया। कि तू झूठ बोला इसलिए हारा। अगर घर वालों को तू कह देता और मुझे कह देता मैं गुरुजी नहीं आऊँगा, घर वालों को कहता मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो बेटा तू वो मैच जीता हुआ था। उस दिन से मैंने अपन कर लिया, तय कर लिया कि मुझे कभी झूठ नहीं बोलना है। तो उनसे वो मुझे शिक्षा मिली। उसके बाद में मैंने कभी भी किसी को, मैं राजनीतिक में हूँ, मेरे को धांसे देने नहीं आते हैं। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, ये तेरा काम हो जाएगा और ये नहीं होगा, तो नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो होगा, या फिर कहता हूँ प्रयास कर रहा हूँ, बाकी तेरी किस्मत है। सीधी बात। आज भी किसी भी आदमी से कह दो, मेरी बैठक जो है पॉलिटिक्स में, मैं बाहर, घर के बाहर बैठता हूँ, एसी रूम में नहीं बैठता हूँ, क्योंकि एसी रूम में हर कोई आता नहीं है। मैं बाहर इसलिए बैठता हूँ ताकि मेरी जनता से जुड़ा रहे, आम आदमी मेरे पास आ जाए। जो भी आता है ईमानदारी से प्रयास करता हूँ। वो एक बार कहता है, मैं 10 बार प्रयास करता हूँ। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं। ज़्यादातर लोगों के काम मेरे हो जाते हैं, क्योंकि मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी पकड़ है और सबसे प्रेम भाव रहा हुआ है। कल्ला साहब तो रखते ही हैं। बाकी क्या है, छोटे मोटे लोगों के काम होते हैं। हॉस्पिटल का काम है तो प्रिंसिपल को कह दिया, सुप्रिटेंडेंट को कह दिया, डॉक्टर को कह दिया। ट्रांसफ़र के काम है, कल्ला जी को कह दिया। छोटे मोटे कोई काम है तो अपन अफसरों को कह देते हैं। किसी के हो जाते हैं, किसी के नहीं होते हैं। बाकी मैंने धांसे में नहीं रखा। और कोई मेरे को कहता है साहब थाने भी कह दो, भी एक आदमी और कह दूँ कहीं, मैं कहता तेरा काम होना चाहिए, किसी को कह मैं नाराज़ नहीं होऊंगा। मेरी ये भी आदत है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ, मेरे पास है, कुछ लोग ईगो बना लेते हैं पॉलिटिक्स में। अच्छा मेरे पास भी आ गया, उधर भी चला गया। मैं ईगो नहीं बनाता हूँ।
कोई आया है, मेरे मार्फत हो तो ठीक है, किसी और की मार्फत हो तो ठीक, काम होना चाहिए किसी का, ये ध्येय है मेरा आज भी। जी, तो फिर ग्रेजुएशन आपने डूंगर कॉलेज से की? मैंने बीए डूंगर कॉलेज से किया, एमए मैंने डूंगर कॉलेज से किया, जामिया अलीगढ़ से मैंने बीएड किया मीडियम उर्दू में, अच्छा, और पीएचडी कर रहा था राजस्थान अजमेर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में मैं ब्लॉक अध्यक्ष बन गया था। मेरी शुरुआत देखो आप, नीचे कार्यकर्ता से लेके ब्लॉक अध्यक्ष, फिर ब्लॉक अध्यक्ष के बाद में मैं निर्वाचित पार्षद, फिर नेता प्रतिपक्ष, फिर सभापति, फिर मेयर, फिर यूआईडी का चेयरमैन, फिर पीसीसी मेंबर, फिर पीसीसी मेंबर, और शहर कांग्रेस का उपाध्यक्ष भी हूँ, और विश्व सूत्री क्रियान्वयन समिति का सदस्य भी हूँ। ये सब आज तक मैंने पाए हैं, और ये सब कांग्रेस की देन है और लोगों की दुआओं का असर है। पिताजी का आपको खूब सहयोग रहा, माताजी का? बिल्कुल, मैं घर में सबसे छोटा था। कितने भाई बहन? हम 3 भाई हैं, 3 बहन हैं। मैं घर में सबसे छोटा था और लाडला था, जिद्दी भी था। बचपन में माँ बाप से जिद होता ही है, परेशान भी किया है मैंने माँ बाप को बचपन में जो होता है। बाकी छोटा वैसे लाडला होता है। हाँ, लाडले होते हैं तो लोग कहते थे मेरे को, पड़ोस में कहते थे, वो कभी ना कभी बाप रो नाम बदनाम कर सी। अभी कभी मैं क्या यूँ किसी को, मेरे हाथ ज़्यादा चलते थे, मैं बच्चों को थप्पड़ मार देता था या किसी को गिरा देता था, समझा ना। शैतानियाँ खूब करी आपने? झूठ क्यों बोलूं, मैं वहाँ तक स्कूल तक तो मैंने यूँ ही काम किया। और लेकिन फिर धीरे धीरे उम्र आई तो पता, तो लोग कहते भी थे कि एक दिन अपने बाप का नाम बदनाम करेगा, और वो बाप का नाम रोशन कर दिया। नहीं मैंने तो नहीं किया, ये तो ऊपर परवरदिगार की दुआएं थी, समझा ना। वो माध्यम तो आप हैं। हाँ, बाकी अब लोग जब उसके बाद में मेरे को देखा तो मैं बिल्कुल ही एक अलग से ही नज़र आने लगा। माँ बाप को भी परेशान किया, सबको भी, पड़ोसियों को भी परेशान किया। वो बचपन था, मेरे ध्येय वो नहीं था, लेकिन जब समझ आई ना तब मैंने दीन दुखियों की मदद, किसी के आंसू पूछना, एक घर से निकलने के बाद में एक मुझे अच्छा काम करना है। अच्छा, ये आपका टारगेट आज भी है, आज भी है। चाहे मैं अस्पताल का काम करूं, चाहे किसी की सेवा करूं, चाहे गुप्त रूप से सेवा करूं, कोई ना कोई एक काम मुझे नेक काम करना है। आज भी मेरी वो आदत में शुमार है, और ऊपर वाले का दुआ है कि नीचे उतरते कोई ना कोई काम मिलता है, चाहे अस्पताल का मिले, चाहे दीन दुखी का मिले, कि गलत कोई एफआईआर हुई है उसको पुलिस से कहने का मिले कि इसकी हेल्प कर, कुछ भी हो, कोई गरीब लोगों की हो तो गुप्त रूप से भी हो, अपने से होता है, एक काम मुझे नेक करना है जी। और शुरू से ही नमाज़ पढ़ता हूँ साहब। उठने की आदत मेरी, सोता रात को लेट हूँ, उठता जल्दी हूँ। बिना नहाए मैंने नहाए बिना कभी मैंने कभी सूरज की रोशनी नहीं दिखी बिस्तर में। अच्छा, जल्दी उठता हूँ बहुत पंक्चुअल है। और बिना नहाए मैं कभी चाय नहीं पीता हूँ। मॉर्निंग वॉक मेरा डेली रूटीन है, 27-28 साल से, कॉलेज से ये मेरी दिनचर्या है ये। और माँ बाप का स्नेह बहुत रहा, भाइयों का बहनों का भी स्नेह रहा। छोटा था, लाडला था, और आज पूरा शहर मेरे को लाडला ही कहते हैं। आज पूरे शहर का प्यार है, मेरे पे स्नेह है। आप राजनीति में परिवार से पहले व्यक्ति हो या परिवार में कोई और भी राजनीति में? ये बहुत बड़ी बात पूछी आपने। कुछ लोग तो पॉलिटिक्स में अपने परिवार की वजह से आते हैं, मेरे परिवार में कभी कोई किसी पद पे राजनीति में नहीं रहा है। अच्छा, आप पहले ही आदमी हो? मैं पहला ही आदमी। पॉलिटिक्स में आप सेल्फ मेड हो? सेल्फ, कोई भी मेरे परिवार से नहीं था। मैं सीधा दरी बिछाने वाला कार्य करता था, दरी उठाने वाला कार्य करता था, कांग्रेस के बूथों पे बैठा करता था, टैक्सियों में लोगों को ला करके मैं वोट डलवाया करता था, घर घर हाथ से पर्चे बांटा करता था। वो कार्य करता हूँ कांग्रेस का, और आज भी मेरा और मेरा पूरा परिवार पुश्तैनी कांग्रेस ही है, और आज भी कांग्रेस की हम सेवा करने को तत्पर हैं। तो परिवार के लोग क्या गवर्नमेंट जॉब में थे या उनका बिजनेस था? मेरे ब्लड रिलेशन में सिर्फ मेरे बड़े भाई मोहम्मद सलीम पीआरओ रहे हैं, सीएम, और कोई हमारे परिवार में गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। पढ़े लिखे सब हैं, लेकिन हम सब कॉन्ट्रैक्टरी का, हमारा पुश्तैनी काम कॉन्ट्रैक्टरी का है। गंगा से ही कॉन्ट्रैक्टर है, और दादा परदादा से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। पहले रेलवे में जो इंजन चला करते थे उसमें कोयले की सप्लाई का काम परदादा दादा वगैरह करते थे, फादर और करते थे। फिर आज भी हम कंस्ट्रक्शन का काम CPWD में कर रहे हैं, PWD में करते थे। PSD की पुरानी योजनाएं थी वो फादर और ने की है। मैं पार्टनर ज़रूर हूँ, लेकिन काम में कुछ नहीं संभालता घर का। आज भी मेरे भाइयों का, भाभीयों का, माँ और माँ की इंतकाल हो गया, फादर का इंतकाल हो गया, लेकिन आज भी उनका सहयोग है। मैं करता कुछ भी नहीं हूँ, उस दिन भर पॉलिटिक्स में रहता हूँ, लेकिन मुझे कोई मना नहीं करता है। माँ बाप का इतना दिया हुआ है, किराया भाड़ा भी आता है कि उससे अपनी दिनचर्या चला रहा हूँ।
और धंधा भी कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टरी, तो उसमें आपका पार्टनर, व्यापार साझा व्यापार है। साझा व्यापार है। तीनों भाई हमारी आज भी हम साथ हैं, एक साथ रोटी खाते हैं। जी। ये स्नेह है और ऊपर वाले का कर्म है। मेरे पे एक दुआ है वो भी है कि बीपीएल जब मैं नेता प्रतिपक्ष था जी। उस वक्त मैंने फॉर्म भरवाए, लेकिन किसी कारणवश अखिलेश प्रताप सिंह जी सभापति थे, उस पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए बीपीएल फॉर्म पे। बीपीएल फॉर्म पे। उसके बाद में 2006 में मैं जब सभापति बना बीकानेर का, तो 19,500 बीपीएल के कार्ड भी मेरे हाथ से जारी हुए। अच्छा, क्या बात है। और जिनको आज तक लोगों को लाभ मिल रहा है। और चाहे सभापति के रूप में हो, चाहे यूआईटी के चेयरमैन के रूप में हो, मेरे जो पहले हस्ताक्षर हुए, क्योंकि मेरी आदत थी कि गरीबों के आंसू पूछना, गरीबों की मदद करना, भगवान ने वही काम मेरे से करवाया। दोनों ही पदों पे मैंने अनुकंपा नौकरी से सबसे पहले मेरे हस्ताक्षर हुए ज्वाइनिंग के। अच्छा, सीट पर बैठते ही पहले हस्ताक्षर आपके नौकरी वाले नौकरी पे हुए, चाहे सभापति पद पे भी और यूआईटी के चेयरमैन पद पे भी। अच्छा मकसूद जी, एक आप अभी बीकानेर पूर्व से कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। आपके कुछ बयान मैंने पढ़े हैं, उसमें ये है कि बीकानेर पूर्व से कंटिन्यू चुनाव कांग्रेस का हारने का कारण है कि आपने ज़मीनी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी। क्या आप उस बयान पर अभी भी कायम हैं? बिल्कुल है भाई। पहले डॉक्टर तनवीर जी मलावत को दी, वो एक डॉक्टर थे, ना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। जी। दूसरी टिकट गोपाल जी गहलोत को दी, जो आपको सब मालूम है कि वो बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे, और सीधी उनको टिकट दे दी। उसके बाद में कन्हैयालाल जौहर जी थे, वो आपको पता है कि वो निर्दलीय हैं, नौका से अपनी खुद की यूं वो चला रहे हैं, पार्टी बना के उनको दिया। तो ज़मीनी कार्यकर्ता को कहाँ से दिया है? मैं तो आज भी कहता हूँ, मुझे नहीं, किसी भी कांग्रेस के ज़मीनी कार्यकर्ता को पूर्व से टिकट दिया जाए तो आज भी वो सीट कांग्रेस की झोली में आ सकती है। ज़मीनी कार्यकर्ता को टिकट नहीं देने की वजह से उसका खामियाजा 3 बार हारने का कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। ना तो पैराशूट से कोई आना चाहिए और ना ही कोई और। ज़मीनी कार्यकर्ता को आप देंगे तो 100% वो सीट इंतज़ार कर रही है कांग्रेस का। जी। और मुझे उम्मीद है कि अगर ज़मीनी कार्यकर्ता को विश्वास देंगे और कांग्रेस की झोली में सीट आएगी। मकसूद जी, आप पधारे, आपने खूब सारी चर्चाएं की, खूब सारी बातें शेयर की। आभार। आपका और आपके चैनल का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।